हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। कंप्लीट 18 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट, ये आपके एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं। कुछ इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और एक से दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा आपको टफ लगेंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाला सीधे एकदम ना तो आसान रख देता है ना तो कठिन रख देता है, वो बीच के लेवल का प्रश्न पत्र बनाता है। तो आज की क्लास में आपको सारे क्वेश्चनों को लगाना है और बाद में कमेंट करके बताना है पूरी वीडियो के बाद कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि यदि 2000 रुपये को 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 1456 रुपये मिलता है। आपको बताना है कि दर क्या होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, प्रिंसिपल है 2000 एंड टाइम है 3 इयर्स, देन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है 1456 यानी 1456 रुपये। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, ज़रा आप मेरी चीज़ों को समझने का प्रयास करना, आप भी साथ में ट्राई करते रहना। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो प्रिंसिपल कितना है, तो आप कहोगे कि 2000 रुपये प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है तो हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। हमें दिया गया है टाइम कितने वर्ष, तो 3 वर्ष दिया गया। उसके बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया कितना, तो 1456 रुपये ये दिया गया। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर टी, जहाँ पर ए अमाउंट होता है, पी प्रिंसिपल होता है, आर रेट होता है, टी टाइम होता है। तो अमाउंट की हमें आवश्यकता है, उसके लिए हमको प्रिंसिपल पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है। तो मैं आपसे मोटा मोटी पूछूं कि अमाउंट क्या होगा, तो आप कहोगे अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस के इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000 रुपये, इंटरेस्ट कितना है 1456 रुपये, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 3456 रुपये अमाउंट आ जाएगा। 3456 रुपये क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब सीधे हम फार्मूले में रखेंगे और अपने रेट को कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट हमारे पास कितना है, तो आप कहोगे 3556 रुपये बराबर प्रिंसिपल कितना है, तो वो है 2000 रुपये 1 + के रेट हमें फाइंड करना, तो आर ही रखेंगे और डिवाइडेड बाय 100, टाइम कितना है 3 ईयर है। अब रेट निकालना है तो 2000 को इधर भेजो तो वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली हम कहेंगे 3556 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई 2000 हो जाएगा, बराबर इस तरफ बच गया 1 + के r/100 की पावर कितनी, तो 3 बच गई है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इस तरफ और इस तरफ दोनों की पावर को बराबर करना, क्योंकि घातांक और करड़ी में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर में अगर आपसे कह दें कि उनके बेस बराबर होते हैं, उनके बेस बराबर होते हैं तो घातें भी आपस में बराबर हो जाती हैं। अगर मैं कह दूं कि घातें बराबर हैं और आपके बेस बराबर नहीं हैं, तो जब घातें बराबर हैं तो उस कंडीशन में बेस भी बराबर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं पावर 3 के रूप में कन्वर्ट करूँगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ये दोनों सम संख्याएं हैं, 2 से कट जाएंगी, 2 से क्या 4 से भी कट जाएंगी, तो 4 से सीधे काटते हैं, 4 × 5 = 20, ये डबल 0 हो गया, 4 से काटेंगे 4 × 8 हो गया 32, 2 बच गया 25 हो गया, 4 × 6 = 24, 1 बच गया, 4 × 4 = 16। फिर हम 4 से काटेंगे, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, देखो कैसे, तो ये होगा 4 × 1 = 4, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 × 5 = 20। यहाँ काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 × 1 = 4 हो गया, 2 बचा और 24 हो जाएगा, 4 × 6 = 24, यानी इसके स्थान पर कितना लिखेंगे 216/125 लिख देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो ये हो जाएगा 216/125 और बराबर इस तरफ क्या बचा 1 + r/100 की पावर कितनी, तो वो 3 बच गया। अब देखो 216 125 आपको पता है, 216 6 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब होता है, यानी 6/5 की पावर 3 कह सकते हैं इसको, और इसको मैं कह सकता हूँ 1 + के r/100 की पावर कितना, तो 3 कह सकते हैं। अब देखो पावरें बराबर हैं तो बेस बराबर हो जाएंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 6/5 बराबर के 1 + में r/100 हो जाएगा, होगा ना।
अब r निकालना है, एक प्लस से इधर ले आओ माइनस में, यानी 6/5 माइनस 1 बराबर उस तरफ बच गया आपका r/100। तो अब जब आगे इसको सॉल्व करोगे 5 एक कम 5, 6 से 5 जाएगा तो 1/5, यानी 1/5 बराबर के r/100। काटोगे 5 दूनी 10, 20 आएगा, इधर गुणा करा देगा 1 से, तो r इज इक्वल टू कितने परसेंट आ जाएगा, 20%। 20% इस क्वेश्चन का सही जवाब है। जिनका भी 20% आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। कितने परसेंट आएगा, 20% एकदम से करेक्ट उत्तर होगा। देखो मैं चाहता तो इसको थोड़ा शॉर्ट बता सकता था, लेकिन आप यकीन मानिए शॉर्ट में अगर आप लगाओगे तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। आपका आंसर कोई एकदम सही आएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपके नंबर कम मिलेंगे क्योंकि आपने पूरा विधिवत से नहीं लगाया। इसीलिए मैं कहता हूँ जब मैं आपको विधिवत से बता रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके भाई, प्रश्न संख्या नंबर 2 को जरा समझते हैं। ये बात ओके क्लियर हो गई है। चलिए देखिए, सारे एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आपको जो कंसेप्ट नहीं पता है वो भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ, आप उनको नोट कर लेना और इस तरह के क्वेश्चनों पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब भी आपका पेपर हो, 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन, जब भी आपका पेपर हो तो आप पेपर की पूरी तैयारी रखो, ताकि डेट आए आप समझ जाओ कि अब तो मेरी तैयारी पूरी फिक्स ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि log 64 का मान बताना है। log 64 का मान बताओ। कैसे बताओगे इसका मान? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस पे लिखूं तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। कैसे लगाओगे? देखो कुछ हमें नहीं करना है, हमें 64 का अनुमान पता नहीं है ना, तो हम इसको 2 के रूप में या 4 के रूप में तोड़ लें। 4 के रूप में तोड़ेंगे तो ये 4 की पावर कितनी हो जाएगी भाई? 4 की पावर 3 हो जाएगी। 64 को 4 की पावर 3 कह सकते हैं। अगर 2 के रूप में तोड़ेंगे तो 2 की पावर जितनी होगी उसको भी कर लेंगे। अब आपको याद क्या रखना है कि log की वैल्यू क्या क्या होती हैं। जैसे मैंने आपसे बताया है कई बार कि जो log 2 होता है इसकी वैल्यू होती है 0.3010। अगर ऐसे ही मैं log 3 की वैल्यू कहूँगा तो 0.4771 होता। अगर मैं log 4 की वैल्यू कहूँगा तो 4 2 का 2 टाइम्स होता, यानी 0.601020 होता है। 60 और 20 होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं log 5 की वैल्यू पूछूंगा तो ये होता है 0.6997। ये log की वैल्यू होती हैं। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सीधे 64 जो है ना, 64 को आप क्या लिख सकते हो? तो आप देखो 64 के जब आप फैक्टर करोगे 2 के रूप में, आसान है, तोड़ लीजिए। 2 से करोगे तो कहोगे 32 दूना 64, 2 से काटोगे तो 16 बार, 2 से काटोगे तो 8 बार, फिर 2 से काटोगे तो 4 बार, एंड नीचे 2 से ये 2 बार में, फिर 2 से ये 1 बार में। यानी 64 को क्या लिख सकते हो? 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी? 6 लिख सकते हो। यानी हम इसको कह सकते हैं log 2 to the power 6, है ना। अब ये 6 कहाँ आएगा? आगे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 इंटू log के 2, log के 2। अब log 2 की वैल्यू रख दो तो 6 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 0 0, 6 1 कम 6, 6 0 0, 6 3 18। 4 अंक पहले पॉइंट है, 4 अंक पहले पॉइंट लगा दो, आंसर आएगा 1.8060। जिनका आ रहा था वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है। 1.8060 एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्त? डन है ना? आसान बात थी। आइए आगे मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर, और उसका जवाब आप देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आराम से हम लोग सीखेंगे, आप आराम से क्वेश्चनों को जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसकी ज़रा बातों को समझिए। ये कह रहा है 5,000 रुपये का 12.5% की दर से आपको बताना है 72 दिन का क्या बताना है भाई? तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है, एसआई बताना है। एसआई इन द सेंस सिंपल इंटरेस्ट बताना है, साधारण ब्याज बताना है। पहले क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था, वो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था।
इस क्वेश्चन में ये आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करेंगे। देखो पहले गिवन फॉर्म को लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। पहले गिवन जो गिवन है भाई, प्रिंसिपल कितना गिवन है तो आप कहोगे सर 5K यानी 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना 12.5%। और टाइम आपको गिवन है कितना 72 दिन। भाई ये 72 डेज है, इसको ईयरली कन्वर्ट करोगे तो ये भाग कर दोगे 360 300 किससे भाई 365 से। 365 से ये 72 के स्थान पर 73 कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये 73 कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सही अब कट जाएगा तो आप क्या करोगे, समझ जाओगे आसानी से। तो ये 365 डेज हो गया। अब इसको वर्ष में कन्वर्ट करोगे, डेज से डेज खत्म, 7 पंजे 35 और 3 पंजे कितना हो गया 15। यानी ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 1/5 वर्ष आ जाएगा, 1/5 वर्ष आ जाएगा। ओके, अब लगा दीजिए फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 100 हो जाता है। प्रिंसिपल हो जाएगा भाई 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, टाइम है 1/5 और नीचे 100 भी है ना, तो आप 100 से भी क्या करोगे गुना करा दोगे, ये 100 हो जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, काटो 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ना। 5 से ये काट दोगे कितनी बार, तो 5 से 10 बार में काटोगे। 125 का 10 से गुणा कराओगे तो 125 रुपये क्या आएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। बात खत्म हो गई। 125 रुपये क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। नोट कर सकते हो। 1 to 5 क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। बात समझ गए मेरे दोस्त, बताइए बात समझ गए है ना। आओ नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, प्रश्न संख्या 4 पे पहुंचते हैं और उसको समझते हैं। क्या देखिए, कुछ क्वेश्चन इजी लगेंगे, मैंने पहले ही बताया था, और कुछ आपको टफ लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, आपको पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 कुछ इस तरीके से कह रहा है। ये कह रहा कि यदि A अनुपात B बराबर आपको दिया गया है 2:3, ठीक है ना, और आपको B अनुपात C दिया गया है, B अनुपात C दिया गया 4:5। फिर आगे कहा गया है कि यदि के किसके बराबर दिया गया भाई, हाँ C बराबर, यदि C बराबर 225 हो तो आपसे पूछा क्या है, तो पूछा है कि A का मान बताओ। A का मान आपसे पूछे है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A इफ़ C इज इक्वल टू 2 to 5। आप कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे, रेशियो का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमने आपको पढ़ा रखा, रेशियो 3 से 4 क्लास पढ़ाई है मैंने, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जरा बहुत ही अच्छे से समझना। भाई पहले देखो कितने वेरिएबल हैं, कितने ABCD हैं, A है, B है और B यहाँ है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि काउंट कर लिए। C 3 है तो तीनों को लिखो, A अनुपात B अनुपात C। अब इसके नीचे इसकी वैल्यू रखो, ये पहले A लिखा तो पहले वाली वैल्यू A की होगी, फिर B लिखा तो B की वैल्यू होगी, यानी इसके हिसाब से 2 अनुपात कितना आएगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब B वाला पहले लिखा है, B की 4 हो जाएगी, C की कितनी हो जाएगी 5, तो B के नीचे आपको लिखना है 4 और C के नीचे लिखना है 5। अब आपको नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ रेशियो का सिंबल लगाना है लगा लीजिए। अब कुछ स्थान आपको खाली दिख रहे होंगे, जैसे 3 के बगल खाली है तो पड़ोसी ही आएगा, 4 के बगल खाली है तो भी पड़ोसी ही आएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कराओ, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब उस कंडीशन में आपको देखो यहाँ दिया क्या गया है कि इफ़ C इज इक्वल टू 2 to 5, C की वैल्यू दी गई है 225 और आपके हिसाब से C की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ C की वैल्यू है 15 और C की वैल्यू है 225, तो भाई 15 बराबर किसके होगा 225 के होगा, 1 बराबर किसके होगा, तो आप कहोगे 225 डिवाइडेड बाई 15, जब काटोगे तो 15 एकम 15, 15 पचे 75, 1 बराबर आ गया 15। आपसे पूछे किसका मान है A का मान, A कितना है, तो A देखो 8 है, तो जब 1 बराबर 15 है तो 8 बराबर क्या होगा
15 इंटू 8 यानी 120, 8 5 40, 8 कम 8 4 12, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी 120 आ जाएगी, ये आंसर है। अगर बी की वैल्यू पूछता तो 12 से इंटू करा देते, 15 इंटू 12 180 हो जाता है ना, कितना हो जाता 180 हो जाता, ठीक है ना। अगर बी की पूछता, हमको सी की दिया था, ए की पूछा, तो ए का आंसर कितना आएगा 120 रुपये आ जाएगा। ओके डन है ना जी, क्लियर है। आइए नेक्स्ट 5 नंबर पे पहुँचते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बेसिकली ये जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं इसमें जो कॉमन होता है ना उसको इक्विवेलेंट करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, ये मैंने आपको सिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले, यानी रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले, त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल बताना है, चतुर्थांश का एरिया बताना है। अब कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाओगे, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ही लगा सकते हो, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि चतुर्थांश क्या होता है। भाई देखो मैं अगर इसको आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो मैं कह देता हूं यह एक क्या है, सर्कल है, यह एक सर्कल है। चतुर्थांश का मतलब होता है कि 1/4 भाग, यानी टोटल 4 भाग किए गए हैं, 4 भाग में से एक भाग जो होगा वही चतुर्थांश कहलाता है। अगर ये सर्कल है तो सर्कल के बीचों बीच में सेंटर होता है, आपको पता ही है। अगर मैं इस सेंटर से दो लाइनें जो कि एक दूसरे को सेंटर पर इंटरसेक्ट करें अगर काट दूं तो ये 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये फर्स्ट वाला बनता है, ये सेकंड वाला बनता है, ये थर्ड वाला बनता है और ये फोर्थ वाला बनता है, यानी 4 चतुर्थांश बनते हैं। और प्रत्येक चतुर्थांश का जो डिग्री होता है, जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी ये सब एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 90 और 90 4 होगा तभी ना 360 डिग्री होगा। और आपको पता है एक सर्किल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब इसके दो तरीके हैं, चाहे आप अगर क्षेत्रफल निकालना है चतुर्थांश का तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हो, मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, आप कोई सा भी लगा सकते हो। अगर डायरेक्ट आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले आप निकालोगे πr² इंटू कर दोगे आप θ/360। थीटा इज नथिंग बट ओनली अ एंगल, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा देखो 22/7 πr की वैल्यू। रेडियस कितना है तो रेडियस है कितना है भाई, रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या भाई रेडियस, चलिए 12 ही कर लेते हैं, ये 12 दिया गया तो 12 इंटू 12 इंटू थीटा हो जाएगा 90 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 360। कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 ख़त्म, 9 से काटेंगे 9 चौके कितना हो गया 36 हो गया, 4 से काटेंगे तो 4 तिया कितना हो गया 12 हो गया, यानी अब तो कुछ कट नहीं रहा तो आंसर कितना आएगा 12 तिया 36, यानी 12 इंटू 36 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, आप भी मल्टीप्लाई करा लो 22 इंटू के 36 तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक कितना हो गया 13, 3 दूनी 6 हो गया और 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी 2 6 3 हो गया आपका 9 और 6 कितना हो गया 7, 792/7, यानी आंसर कितना आएगा 792 डिवाइडेड बाई 7। काटोगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बच गया, यहाँ 22 हो गया, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 131 दशमलव कुछ आएगा, 131 दशमलव कुछ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछेगा तो सब कुछ तो सही होता है, हम सब कुछ कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं थीटा क्या रखें। तो याद रखना जब भी चतुर्थांश का आएगा तो जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्थांश का पूछे, किसी भी चतुर्थांश का पूछे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो चाहे पहले दूसरे तीसरे चतुर्थ का कोई सा भी पूछ ले, आप सीधे एंगल को 90 डिग्री पुट कर दोगे। ठीक ना मेरे भाई, क्लियर बात है, नोट कीजिए। नेक्स्ट अगला देखेंगे, अगले पर मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्लियर,
आइए अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, कई लोग यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। चलो देखो, अगला है आपका द्विपदी व्यंजक से भाग, है ना, द्विपदी व्यंजक से भाग है। जरा आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि x की पावर 4 + 1 को डिवाइड करना है x प्लस के 1 से को x + 1 से भाग करो और भागफल आपको बताना है, भागफल आपको बताना है क्या होगा, भागफल बताइए क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन कराए, कुछ नहीं करना होता है, सीधे आपको देखो कि आपका जो डिविडेंट है वो कितना है, x की पावर 4 + के 1 और हमें भाग किससे करना है, डिवाइज़र क्या है, x प्लस के 1 से। अब पहली कंडीशन में हमें सबसे पहले पहली वाली पद को गायब ही करना होता है। यहाँ x की पावर 1 है, हमें x की पावर 4 चाहिए, कितनी पावर कम है, तो आप कहोगे x की पावर 3 कम है, क्योंकि 3 × 1 पावर 4 हो जाएगी, तो x की पावर 4 हो गया। अब इसी का गुणा आप इससे भी कराओगे तो x³ प्लस का 1 से कराओगे तो x³ होगा, सिंबल बदलोगे, बदल दिया, ये कट गया आपका, +1 और -x³। अब ये नहीं कट रहा तो क्या करोगे, आपको हमेशा बड़ी पावर को पहले लिखनी है, तो यहाँ x की पावर 3 है तो माइनस का x की पावर 3 पहले लिख लिया, फिर बचा प्लस के 1, इसको भी हमने एज इट इज लिख लिया। क्या करेंगे भाई, देखो प्लस में है, हमें माइनस में चाहिए तो माइनस का हम लगाएंगे, यहाँ x है, हमें x³ चाहिए, कितनी पावर कम है, 2 पावर कम है, यानी x की पावर 2 से इंटू कराएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के x की पावर 3 माइनस प्लस का इंटू माइनस, x² का 1 से कराएंगे तो x² आ जाएगा, सिंबल बदलेंगे, लो भैया सिंबल बदल दिया, ये खत्म हो गया। अब देखो पहले x² वाले का लिखेंगे तो प्लस में x² और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से सॉल्व करेंगे, x है, हमको प्लस के x² चाहिए, एक पावर कम है तो एक पावर हमने यहाँ पर लिख दिया, x × x = x² हो गया। अब इसी x का इंटू हम 1 से कराएंगे तो प्लस के क्या हो गया, x हो गया, सिंबल बदलेंगे, बदल दिया, ये हो गया ख़त्म। बचा क्या, माइनस का x प्लस में 1। अब देखो अगर थोड़ी देर के लिए आप यहाँ सिंबल को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो ये क्या लिखा है, x + 1 ही लिखा है, ये भी x + 1 ही लिखा है। अब किसी संख्या में किस से मल्टीप्लाई कराओ कि वही संख्या आनी चाहिए, तो आप कहोगे 1 से, लेकिन यहाँ माइनस में लाना है ना, तो माइनस के 1 से करा दोगे, यानी 1 का एक माइनस के 1 का x से कराओगे तो माइनस का x, माइनस और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई देखो माइनस प्लस माइनस के क्या हो गया, 1 हो गया, ये माइनस से प्लस और ये माइनस से प्लस, ये ख़त्म, एक एक क्या आ जाएगा, 2, ये 2 आपका शेषफल आ गया और ये आपका जो आया है भागफल, यानी जो कोसेंट आया है वो कोसेंट है x³ - x² प्लस x माइनस के 1, ये कोशेंट है और ये आपका रिमाइंडर है, नोट कर सकते हो भाई, है ना, ये नोट कर सकते हो। आगे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और आगे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश हम लोग करेंगे। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। ये क्या है, इसको जरा समझिए। लगभग मैंने देखिए जिस तरीके से पेपर बनता है उसी तरीके से सेट किया है, हर कहीं से मैंने क्वेश्चन को उठाया है, हर एक चैप्टर से। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज़रा इसको समझिए। ये कह रहा है एक लकड़ी के घनाभ के टुकड़े, ये बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी के घनाभ के आकार के टुकड़े, घनाभ के आकार के क्या है भाई, टुकड़े की माप क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः दिया गया 75 सेंटीमीटर और आगे दिया गया आपको 15 सेंटीमीटर, देन फिर दिया गया है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे कह रहा है तो उसमें से
15 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर, और फिर है भाई 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। देखो लैंग्वेज क्वेश्चन की बहुत आपको जटिल लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन इससे सरल क्वेश्चन कोई नहीं है। कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो बताओ भाई क्या हो जाएगा। आंसर बताइए भाई इसका क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ज़रा, हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो कैसा है, किस शेप का है, तो आप कहोगे सर वो क्यूबाइड के शेप का है, घनाभ के शेप का, और जिसकी जो मापे हैं वो रेस्पेक्टिवली क्रमशः 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्रमशः का मतलब जानते हो दोस्त, क्रमशः का मतलब होता है कि पहले लंबाई होगी, फिर चौड़ाई होगी, फिर ऊंचाई होगी। खैर यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये सारे इनटू में हैं, और इनटू में कोई आगे कोई पीछे लिख लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव हैं ना। तो जब पॉजिटिव हैं सारे नंबर तो आप कैसे भी लिख लीजिए। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी कभी हमें निकाले गए टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी हो, भाई देखो जब भी हमें टुकड़ों की संख्या ज्ञात करनी हो, या फिर इसी कंसेप्ट पर आता है कि जब आपको ईंटों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे, जो टुकड़ा है, जो आकार का टुकड़ा है उससे, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो लकड़ी का टुकड़ा है, जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका आयतन, लकड़ी के टुकड़े का जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, है ना भाई, और उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे कितनी नाप के हमें काटना है, तो उसमें से जितने भी नाप के हमें काटना है, यानी हम लिखेंगे कि जितने भी नाप के हमें काटना है। नाप के क्या करना है भाई, नाप के काटना है। ये तो बिल्कुल देसी भाषा में हो गया, लेकिन कोई नहीं, आपको समझना है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लकड़ी का टुकड़े का आयतन क्या होता है भाई, दोनों घनाभ के आकार का है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, और नीचे जो काटना है एक्चुअली वो भी किस में है, वो भी तो है भाई आपका घनाभ के आकार में, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब आप यहाँ रखिए सीधा वैल्यू, लंबाई कितना है तो कहोगे सर 75 है, लो 75, चौड़ाई हो गई 15 और ऊंचाई कितनी हो गई 5, और इसमें कितने माप के काटे जा सकते हैं, तो आप कहोगे 15 इंटू 3 इंटू 1, ये हो गया 15 इंटू 3 इंटू 1। अब एक बात दिमाग में याद रखना, कई लोग क्या करते हैं इसको पहले मल्टीप्लाई कराते हैं फिर काटते हैं, नहीं, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। देखो मैथ में आप जितना टाइम बचाना है बचा सकते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप पहले इंटू कराओगे, उसके बाद नीचे इंटू कराओगे, उसके बाद आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तब नंबर आएगा। लेकिन जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नंबर मल्टीप्लाई में हो तो आप डायरेक्ट काट सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बात आप याद रखना। तो हम यहाँ से कहेंगे कि देखो 5 से काटेंगे 3 बार, 5 तियाँ कितना हो गया 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 5 तियाँ कितना हो गया 15। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 हो गया भाई, है ना, सॉरी ये 15 है ना, माफी चाहते हैं ये 15 है, तो ये 15 से 15 क्या हो गया ख़त्म हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 बार, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 टुकड़े काटे जा सकते हैं। कितने टुकड़े 125, और यही क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। भाई देखो 15 से 15 खत्म, 3 से काटा 25 बार, 25 पंचे 125 विल बी द करेक्ट आंसर। 125 टुकड़े काटे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन का क्या होगा एकदम से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या होगा एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रश्न संख्या 8 क्या है उसको ज़रा समझिए, और 8 नंबर प्रश्न मैंने अपने पास से क्रिएट किया है, क्योंकि वो मैंने बुक से नहीं लिया, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन अपने पास के भी तो ज़रूरी हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ हमने बुक के सिवा कुछ और भी क्वेश्चन लगाने का हमारे अंदर जज्बा है। तो अगला मैं दे रहा हूँ, इसको ज़रा आप लगाइए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है 8 नंबर, ये मैंने अपने आप से बनाया है। क्वेश्चन कह रहा है एक घन का जो आपको डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो दिया गया है अंडर रूट ऑफ 192 सेंटीमीटर है।
तो आपसे पूछा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, आपसे पूछा है तो इस घन का वॉल्यूम ज्ञात करो। इस घन का आपसे पूछे है कि आयतन बताओ क्या होगा, इस घन का आयतन। अब देखो कई लोग यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, उन्हीं को समझने की थोड़ा सा क्या है ज़रूरत है कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है उनसे। देखो सबसे पहले जो गिवन है ना उसका आप फार्मूला समझो ज़रा। तो मैं कहता हूँ कि जो घन का विकर्ण होता है वो घन का विकर्ण क्या होता है, आप कहोगे a इंटू रूट थ्री, वेयर a इज इक्वल टू साइड ऑफ अ क्यूब, साइड होता है क्यूब की। तो हमें विकर्ण दिया गया है कितना, अंडर रूट ऑफ 192 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर होगा, a इंटू रूट थ्री के बराबर हो जाएगा। अब रूट थ्री हमें गायब करना है, रूट थ्री हम कैसे गायब कर सकते हैं, तो ज़रा देखो इधर देखो भैया, हम इसको कह सकते हैं 64 इंटू के 3। भाई कैसे कह सकते हैं भाई, 192 को हम एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट थ्री रूट में रह जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल और वो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर साइड पता चल जाएगा। भाई देखो 3 चौके 12, 6 त्रिक 18, 1 19, 64 इंटू थ्री 192 होता है ना, और ये बराबर किसके हो जाएगा, a इंटू रूट के थ्री के हो जाएगा। अब 64 का मतलब 8 होता है, ये 8 बाहर आ जाएगा, और 8 इंटू क्या बचा, रूट थ्री बचा, ये बराबर होगा a रूट थ्री के। रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, यानी a कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। और a होता क्या है, a साइड होता है। साइड किसकी साइड, तो कोर कह लो, साइड भुजा, आप कुछ भी कह सकते हो, किसकी, घन की। घन का आयतन पूछे है तो अब आयतन आसानी से बता देंगे। आयतन होता है एक क्यूब, एक क्यूब यानी 8 का क्यूब, 8 अठे 64 अठे 512 सेंटीमीटर क्यूब जिनका आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। 512 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, 512 सेंटीमीटर क्यूब एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, सारे लग जाएंगे आप लोगों से। ओके डन। आइए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, उसको कैसे आप लोग लगाओगे। सर्ट्स एंड इंडिसेस का है, तो सर्ट्स एंड इंडिसेस आपको तो मैंने इतनी बार पढ़ाया है कि अब जुबानी आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है 10 टू द पावर 2.5, भाई 10 टू द पावर है 2.5 इंटू 10 टू द पावर x इज इक्वल टू 1, उसके बाद कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 में आपसे कहा है x का मान बताओ, x का मान बताओ। देखो भाई x की कोई वैल्यू नहीं होती है, जो भैया लड़के हैं उनको पता x की कोई वैल्यू नहीं होती है, x बदला करता है या बदला करती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, x के स्थान पर यहाँ a b c d कुछ भी मान सकते, चलो हमने a मान लिया, और अब a की वैल्यू हमें फाइंड करना है ना, क्योंकि x से क्या है बहुत लोगों को नफरत है। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है भाई, हमें क्या करना पड़ेगा, बेस बराबर करना पड़ेगा ना दोस्त। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो लिखा है एक के बाद कितने जीरो, 5 जीरो, 1 लाख लिखा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसको हम अगर 10 की पावर में तोड़ें, क्योंकि सारा हमें 10 में दिया गया तो बेस बराबर करेंगे, तो 10 एक कम 10, कितने जीरो आ गए, 4 जीरो, फिर 10 से काटेंगे एक बार, कितने जीरो, 3 जीरो, फिर 10 से काटेंगे एक बार, 2 जीरो, फिर 10 से काटेंगे एक बार, 1 जीरो, फिर 10 से काटेंगे एक बार। यानी जो 1 लाख लिखा था इसको हम 10 की पावर कितनी कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं। यानी ये होगा 10 टू द पावर 2.5 और इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर a बराबर 10 टू द पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5। अब जब बेस बराबर होते हैं, नंबरों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो पावरें जुड़ जाती हैं, यानी 10 की पावर होगा 2.5 प्लस में a होगा ना, उधर हो गया 10 की पावर 5। देखो बेस बराबर हैं तो पावरें भी बराबर, पहले क्वेश्चन में कंसेप्ट बताया था, यानी मैं कह सकता हूँ 10 से 10 नहीं है हमारी समझ से, तो 2.5 प्लस a बराबर के 5, तो ये 2.5 जाएगा माइनस के, तो a बराबर क्या होगा, 5 माइनस 2.5 अगर 5 से आपका 2.5 जाएगा
तो ए बराबर कितना बचेगा 2.5। आप कहोगे जी एकदम से सही उत्तर, तो जिनका भाई 2.5 आ रहा था वो बिल्कुल सही है। 2.5 वाले अपने स्थान पर क्या है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 2.5। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका है औसत यानी माध्य माध्यिका बहुलक से चैप्टर वाले से क्वेश्चन पूछा है आपसे। फर्स्ट 20 इवन नंबर का आपसे एवरेज पूछा है यानी माध्य पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखता हूँ, ये कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य बताओ। माध्य आपसे पूछे हैं, माध्य क्या होगा भाई। माध्य का मतलब ही मैंने आपको बताया क्या होता है, औसत होता है, या कहीं कहीं लिखा मिल जाए समांतर माध्य तो भी आप इसको कुछ और मत समझना। चाहे माध्य लिख कर आए, चाहे औसत लिख कर आए, चाहे समांतर माध्य लिख कर आए, तीनों का फार्मूला क्या होता है, तो तीनों का फार्मूला होता है कि कुल पदों का योग, कुल पदों का क्या होता है दोस्त, योग बटे होता है कुल पदों की संख्या, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ ऑल नंबर, कुल पदों की संख्या, ये है आपका फार्मूला। तो अगर हम प्रथम 20 सम संख्याएं लिखें तो संख्याएं हमारी कौन कौन सी बनेंगी, पहली 2 बनेगी, फिर 4, फिर 6, 8, है ना, 10, 12, ऐसे करके आप लिखते चले जाओ। देखो कहाँ तक लिखोगे और कितने आपके बनेंगे, 40 के तकरीबन बनेंगे भाई। 24 हो जाएगा, 26 और ये हो जाएगा 28, फिर 30, उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 32, 34, 36, 38 और 40। देखो क्या यही 20 होंगी सम संख्याएं, तो कहोगे 1 2 3 4 और ये हो गया 4 4 8, 4 12, 3 15, 3 18, 2 20 बन जाएगा। ठीक है ना, 2 20 बन गया। अब इसको आपको जोड़ना है, देखो कैसे जोड़ने का शॉर्ट तरीका समझो। 6 4 10, 8 2 10, 10 20, 10 30, 30 10 40, 40 2 42, 42 और 8 कितना हो गया 50, 10 60, 60 और 10 हो गया 70, 10 80 और 80 10 कितना हो गया 90, 90 और 9 2 11 भाई कितना हो गया 110, 110 और 130, 130 20, 150, 150 और 150 20, 170, 170 20, 190, 190 और 30 कितना हो गया 320, 320 के बाद यहाँ जोड़ोगे आप 350, 350 के बाद यहाँ जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 380, 380 में 30 जोड़ोगे तो 380 में 30 जोड़ोगे तो 8 3 11 410, 410 में 30 जोड़ोगे 440, 440 में 40 जोड़ोगे 480, यानी ये 480 यहाँ से जोड़ लो। 4 2 6 6 12 8 20, 20 2 32, 4 36, 6 42, 42 और 8 कितना हो गया 50, यानी ये 50 और जोड़ोगे 0 8 5 13, 4 1 5, 530 आएगा। ऊपर का सम आपने किया 530 आ गया। 530 डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं हैं 20, तो 20 से भाग कर दो, कटोगे तो होगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 26.5 आंसर कितना आएगा 26.5 आ जाएगा, 26.5 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आएगा भाई 26.5 आएगा क्वेश्चन का सही जवाब। क्लियर। आइए नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं। अगला समझेंगे वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो आपसे 3 चीज़ देखो, होता फार्मूला एक ही है, बस उसको ना पूछने का तरीका अलग है। आपसे पूछ सकता है एवरेज, आपसे पूछ सकता है समांतर माध्य, है ना, आपसे माध्य औसत ये सब कुछ भी पूछ सकता है, तो फार्मूला एक ही रहेगा ना। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ज़रा समझिए। क्वेश्चन कह रहा है एक फिगर आपके सामने बना है, ऐसे फिगर बना है और नीचे आप में एक ये दिया गया है ए बी, ये है सेंटर आपका ओ, ठीक है, सेंटर है ओ। आपको दिया गया है ये एंगल 40 डिग्री, ऊपर भैया मिला है यही चीज़ सी से। इस क्वेश्चन की कंडीशन में लिखे दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है, सेंटर है। कहा गया है कि यदि
एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, तो आपसे पूछा एंगल ए सी बी का मान। एंगल ए सी बी का मान आपसे पूछे, क्या होगा एंगल ए सी बी का मान। अब देखो, अभी सर्कल बताया ना, सर्कल के कितना भी रेडियस हो सारे बराबर होती हैं। तो भाई देखो, ये ओ ए बराबर ओ बी, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, जरा मेरी बात को समझना, तो इस क्वेश्चन में ओ ए बराबर ओ बी होगा, यानी ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं कभी अलग अलग डायमेंशन की नहीं हो सकती। अगर वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग डायमेंशन की होंगी तो वो वृत्त ही नहीं बनेगा। अगर ये हो गया तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये दोनों बराबर, यानी ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ बी ए के, एंगल ओ बी ए के, क्योंकि ये संगत कोण हैं भाई, संगत कोण किस करस्पोंडिंग साइड के करस्पोंडिंग एंगल है। ये 40 डिग्री हो गया। अब भाई देखो, हम यहाँ लिखेंगे एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री। यानी त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में भाई तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं कहूँगा कि एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस में एंगल ओ बी ए, ओ बी ए, और एक एंगल बनेगा आपका ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा भाई, ए ओ बी 180। अब ए ओ बी निकालेंगे, ये भी 40 है, ये भी 40 है, और ये निकालेंगे एंगल ए ओ बी बराबर उधर 180। तो 40 40 80 जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस के 80, यानी एंगल ए ओ बी हो जाएगा आपका 100 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री आ गया, 100 डिग्री आ गया, 100 डिग्री ये एंगल आ गया। अब जो एक ही कोड, ये क्या है, जीवा है, ये जीवा है, एक ही जीवा से सेंटर पर बना एंगल सरकमफेरेंस पर बने एंगल का 2 टाइम्स होता है। यानी यहाँ जो आपका एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी है, ये हाफ ऑफ किसके होगा, एंगल ए ओ बी के, एंगल ए ओ बी के। अब आप आराम से निकाल सकते हो एंगल ए सी बी बराबर 1/2 इंटू के 100 डिग्री, 2 से काटोगे 50 डिग्री, एकदम से सही उत्तर। तो जिनका भी 50 डिग्री आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है ना, जिनका भी 50 डिग्री आ रहा था वो एकदम से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 50 डिग्री एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ओके ना दोस्त, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना आएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, उसको लगाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल से क्वेश्चन हैं जो आपको बताने हैं सारे क्वेश्चन। अब कितने आपने सही किए वो कमेंट करके आप बताओगे, ठीक है ना भाई, कितने मतलब जितने भी मैं कराऊंगा उसमें कितने आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि log 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 का मान आपको बताना है, 4 इंटू 9 का वैल्यू बताना है। मान बताओ कैसे आप इसका मान बता सकते हो। तो भाई बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, मैं कुछ कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर log m इंटू n है तो ये क्या होता है, log m प्लस में log n होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके ना। और ये मैं कह देता हूँ क्या होता है, log m डिवाइडेड बाई n होता तो ये हो जाता है log m माइनस में log n हो जाता। और एक अभी तो मैंने आपको बताया ही था कि log m टू द पावर n होता तो n आगे आ जाता, यानी n इंटू log m हो जाता। बस इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी होता बहुत बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ पर देखो भाई, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में लिखी है ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे, log 2 प्लस में log 3, अरे बोलो यही ना लिखोगे। अब ये डिवाइड में आ गया तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में हो गया log 4, और ये फिर से मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा log 9 हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू रख दो। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 प्लस
log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। log 4 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, 0.6020 हो गई। log 9 की वैल्यू नहीं पता, तो जब 9 की वैल्यू नहीं पता तो आप इसको ऐसे लिख लो, log 9 को मैं कह सकता हूँ 3 की पावर 2। अब भाई 2 आगे आ जाएगा, अरे बोलो 2 आगे आ जाएगा ना, तो 2 आगे आ जाएगा। तो मैं एक ही स्टेप में आपको बताता हूँ, 2 हमने आगे ले आया। भाई देखो वीडियो को काट के देखोगे तो नहीं समझ आएगा, ये 2 कहाँ से आया, तो 9 को मैंने 3 की पावर 2 कहा, और इस नियम के हिसाब से ये 2 आगे आ गया, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 2 इंटू log 3 हो जाएगा। अब ये देखो इसको ऐड कर लीजिए, है ना, इसको ऐड कर लीजिए मेरे भाई, इसको ऐड करोगे तो देखो 1 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 7 में 0 जोड़ोगे 7 ही रहेगा, 4 में 3 जोड़ोगे तो 7, यहाँ आ गया 0.7781 माइनस, अब ये हो जाएगा 0.6020 प्लस के 2 इंटू log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, 0.4771। अब पहले इंटू कराना, पहले आप डायरेक्ट ऐड मत कर देना, इंटू कराना पहले, यानी 0.7781 माइनस 0.6020 और प्लस 2 से मल्टीप्लाई कराओ, देखो 2 एकम 2 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 सत्ते 14 15 हो गया, 2 चौके 8 एक 9 हो गया, 0.9542। इन दोनों को, इनको और इनको ऐड करना है, देखो ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, इन दोनों को ऐड करके बीच वाले से घटा देना क्योंकि वो निगेटिव है, तो इन दोनों को ऐड करोगे, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 हो गया, 4 और 8 12, एक कैरी आ गया भाई, 5 और 7 5 12, एक 13, एक आ गया, 9 1 10 6 16, एक 17, ठीक है ना, 0.44 अंक पहले तो 4 अंक पहले, माइनस 6020, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, 2 से 2 जाएगा तो 0 बच गया आपका, 3 से 0 जाएगा तो 3 ही बच गया आपका, 7 से 6 जाएगा 1 और 0.1, आंसर क्या आएगा 1.1303, एकदम से सही उत्तर 1.1303 क्या हो जाएगा, एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको ज़रा समझना है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ज़रा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका है, उस क्वेश्चन को आपको लगाना है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन और आपको उसको जल्दी से लगा के बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर क्या होगा भाई, 13 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है एक शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है, तो वो दी गई है 14 सेंटीमीटर, तथा जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है, तो ऊंचाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है आयतन बताओ, शंकु का क्या बताना है, वॉल्यूम, आयतन बताना, आयतन बताइए शंकु का। ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 5 तो आप में बहुविकल्पी आते हैं मेरे दोस्त, तो 5 बहुविकल्पी यहीं से बन जाएंगे। डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछता है, कई बार तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 होता है, ठीक है ना। दूसरा आपसे पूछ लेता है कि log 10 और 10 की वैल्यू कितनी होती है, जब बेस ये बराबर होता तो वैल्यू 1 होती है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपको पता ही है भाई। शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर, देन हाइट कितनी है तो 10 सेंटीमीटर। आपसे वैल्यूम पूछे ना, तो वैल्यूम शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है भाई। रखोगे 1/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस आर स्क्वायर, आर कितना 14, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू एच कितना है 10, तो 10 सॉल्व कर लीजिए। कुछ 7 से कटेगा 2 बार, 7 दूनी 14, और तो कुछ कट नहीं रहा भाई, 3 से कुछ कटेगा नहीं, तो आप क्या कीजिए भैया इंटू करा लीजिए। 22 दूना 44, 44 दहामा 440, 440 इंटू के 14 और बटे हो जाएगा 3। फर्दर सॉल्व करोगे 14 0 0, 14 चौको 56 के 6 5 आ गया, 14 चौको 56, 56 5 कितना हो गया 61, और बटे कितना हो गया 3 हो गया।
3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, ये 0 ले लोगे, 16 हो गया, 3 पंजे हो गया 15, एक बचा 10, 3 तियाँ 9 है ना, 3 तियाँ कितना हो गया 9, तो 2053.33 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। 2053.33 इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। देखिए आपके पेपर में तो क्वेश्चन कितने आते हैं, 18 आते हैं, लेकिन आपको पता है 18 में 5 क्वेश्चन तो भाई ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। मैंने आपको कितने कराए, 13 में आपने कितने सही किए हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। 13 में कितने आपने सही किए हैं वो कमेंट करके बताना है। और मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि रोज़ क्लास में आपको नहीं दे पाता हूँ दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको कैसे बताता हूँ, देखो कारण ये है कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक हमारी रहती है लाइब्रेरी, फिर 2 बजे के बाद 2 बजे से 2:30 बजे तक हम अपने रूम पर आ जाते हैं। 2:30 बजने के बाद से फिर 3:30 से रात के 8:30 तक हमको कोचिंग पढ़ाना रहता है, जिसमें 3 शिफ्ट में मैं पढ़ाता हूँ, 10th वालों को, फर्स्ट ईयर वालों को, और फिर उससे छोटे यानी कि जो 8th 9th होते CBSE ICSE बोर्ड के, तो थोड़ा टाइम हमको कम मिल पाता है। लेकिन जब भी हमको टाइम मिलता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों की क्लासें दूँ। अभी जब भी हमें टाइम मिलेगा मैं आपको क्लास देने की कोशिश करता हूँ। लगभग हर एक क्लास में आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो जिनका जो सिलेबस है कंप्लीट नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ पढ़ा रखा है मेरे भाई, सब कुछ चैप्टर वाइज भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। पूरी मैंने पवन पब्लिकेशन की सीरीज भी सॉल्व करा दी है, एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं, ये बात आपको पता है अच्छे से, तो आप वहाँ से पढ़कर कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ओके, तो जो भी आपको नहीं समझ आता है आप टेलीग्राम पर शेयर करके एक दूसरे से पूछ लिया करो, और हमको जब टाइम मिलता है तो मैं भी उस क्वेश्चन को बता देता हूँ। ठीक, तो थोड़ा सा आप क्या है भाई प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।